हाँ, तो मैं ये बता रहा था, बीच में मीटिंग खत्म हो गया कि देखो ये दो ऑक्सीजन का क्या होता है, वो कैरेटिनाइड के साथ जुड़ जाता है। तो कैरेटिनाइड पहले से खुद कलर्ड कंपाउंड है। तो जब ये दो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन और कैरेटिनाइड जुड़ जाता है, कैरेटिनाइड में भी एक खास प्रकार का प्रोटीन साइट होता है, वहां पे जुड़ता है। तो उसके साथ जुड़ने के बाद ये दोनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कलरलेस कॉम्प्लेक्स का ही क्या नाम है, इपॉक्साइड। अब कैरेटिनाइड जो उसके साथ जुड़ा है, उसके साथ खुद ही एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है जो पहले से इनएक्टिव था, उसका नाम है डी एपॉक्सीडेज, उसके साथ खुद है। तो जब ये दोनों जुड़ जाएगा और O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा उसके साथ, कैरेटिनाइड के साथ, तो ये डी एपॉक्सीडेज क्या करेगा, इस O2 को वहां से हटा देगा, O2 रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये पूरा जो कैरेटिनाइड कंपाउंड था एज इट इज रिकवर्ड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैरेटिनाइड। वो कलरफुल था तो कलरफुल। तो ये पूरा apparatus होता है फोटोसिस्टम्स के पास, और ये वाटर स्प्लिटिंग में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं, अब आने भी नहीं देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। अभी देखना, आप लास्ट में खुद ही बोलोगे हाँ सर लास्ट ईयर तक तुम कंफ्यूज थे, मुंह मारते थे उल्टी करते थे, मुंह मारते थे उल्टी करते थे। अभी आप खुद बोलोगे, देख लेना। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 को P700 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता है। आपको अगर लगा, आपको लगता है अगर आपको पता है तो ये आपकी गलतफहमी है। P680 को पी सेकेंड को P680 कहते हैं। चलो अगर आपको लगता है कि क्यों कहते हैं तो बता दो, अगर किसी को लगता है तो। फोटो सिस्टम, क्योंकि हाँ फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब। गलत जवाब। फोटो सिस्टम 1 680 से लेके 700 सभी लाइट को ऑब्जर्व करता है, और फोटो सिस्टम 2 400 से लेकर 680 तक सभी लाइट को ऑब्जर्व करता है। अब बोलो, अब बोलो कि P1 को, फोटो सिस्टम 1 को P700 क्यों बोला, और P680 को P680 क्यों बोला। अरे बोलो अब, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि P फोटो सिस्टम 1, अरे PS लिखो ना यार, PS फोटो सिस्टम 1 जो है ये उन सभी लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है जो लाइट 680 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच का होगा वेवलेंथ, और फोटो सिस्टम 2 उन सभी लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है जिसका वेवलेंथ 400 से लेके 680 नैनोमीटर होगा। हाँ, अब बताओ कौन बताना चाहता है कि फोटो सिस्टम 1 को P700 क्यों बोला और फोटो सिस्टम 2 को P680 क्यों बोला। राजेश्वरी अपना आंसर फिर से रिपीट करना। सर हम यही बोलते हैं कि P700 जो है सर फर्स्ट, वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को गलत एब्जॉर्ब जवाब है ना, करेगा। और गलत जवाब है ना। मैं कह रहा हूँ कि 680 से लेकर 700 तक को ऑब्जर्व करेगा, आप कह रहे हो 700 को ऑब्जर्व करेगा। चलो कोई नहीं। PS1 सर हाँ 700 से ज्यादा को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसके आसपास 680 से 700 तक एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए इसको P700 बोला। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं भेजा लगाना। और ऐसा नहीं कि लड़का पहले पढ़ा होगा ये चीज, तो सर बताना भेजा लगाए हो या पढ़े हो पहले। भेजा लगाया सर, पढ़े नहीं। और अब भेजा लगा के तुम खुद बता दो कि इस पी का मतलब पीक वर्ड निकल रहा है कि नहीं। पीक यस सर, एक पीक है। मतलब मैक्सिमा। भेजा लगाना होता है, रटने का तो हर कोई रटा है, पिछले साल भी रटा है, यहाँ वहां मुंह भी मारते हो, उल्टी भी करते हो फिर। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बात बता देता हूँ कि फोटो सिस्टम 1 और 2 का चक्कर क्या है। एक्चुअली फोटो सिस्टम 1 और 2 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। ठीक है, ऐसा आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर्ड हुआ है और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर्ड हुआ है, लेकिन ये भी बकवास है। लेकिन आपको आंसर यही करना है। अगर कोई आपसे पूछे पूछे कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, 1 और 2 क्यों बोला जाता है, तो बोलना कि पहले 1 डिस्कवर्ड हुआ बाद में 2 डिस्कवर्ड हुआ है। लेकिन कंसेप्चुअली लॉजिकली ये बात गलत है, और क्यों गलत है मैं आपको आगे साबित कर दूंगा। आगे के 4-5 लेक्चर बाद मैं आपको साबित कर दूंगा, लेकिन आपके नीट में ये आंसर मारा जाएगा। आपको मैं फिर कह दे रहा हूँ, इस पर कोई बहस मत करना, क्योंकि इस चीजों को सुधारने के लिए
एनसीईआरटी वालों को बहुत समय लगेगा अभी इसको समझने के लिए, इस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। आप अभी इसमें मत पढ़ो, आप यही मानो कि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, 2 बार में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। बाकी क्यों गलत है मैं आपको आने पे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म पहले फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है तब 2 वर्क करता है, इसलिए 1 और 2 बोले, ऐसा नहीं है। इवन पहले 2 वर्क करता है तब 1 वर्क करता है। तो ये 1 और 2 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। 1 और 2 का क्लियर हो गया। पीएस का मतलब फोटो सिस्टम हो गया, क्यों बोलते हैं उसको फोटो सिस्टम, वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कि उसको फोटो सिस्टम 1 को P700 क्यों बोलते हैं और फोटो सिस्टम 2 को P680 क्यों कहते हैं। रियल कंसेप्ट को पकड़िए, इधर उधर जाके मुंह मत मारिए और उल्टी मत कीजिए, ठीक है। एक बार दवा खाइए, परमानेंट उल्टी का इलाज कीजिए, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 को P700 इसलिए कहते हैं क्योंकि P का मतलब है यहाँ पीक, P का मतलब ही है पीक, और पीक का मतलब होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब कि मैक्सिमम वो किस मैक्सिमा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोटो सिस्टम 1 मैक्सिमम 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 को P700। और फोटो सिस्टम 2 मैक्सिमम किस वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो 680, इसलिए फोटो सिस्टम 2 को P680 कहते हैं, राइट। अब ये सब देखिए, ये सब तो खैर कहने की बातें हैं ना कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, याद कर लो, टिक लगा दिया, ऐसा कर दिया, याद कर लो। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि 1 को 700 कहते हैं, तो कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले मास्टर, ठीक है। तो वो सब फर्जी सवाल है, ठीक है। अब आते हैं कि इस मिनिमा को मैंने यहाँ पे क्यों प्रेजेंट किया है, ये मिनिमा को क्यों प्रेजेंट किया है। जिस दिन बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ना, लंका लग जाएगा एनसीईआरटी एंड वक्त का, सुन लो कान खोल के। फोटो सिस्टम 1 आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, पता है अभी इसने क्यों बोला ऐसा कि सर फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए उसको P700 कहते हैं, क्योंकि मास्टर ने भी इसको ऐसा ही पढ़ाया था। हकीकत है, हकीकत है, 95% मास्टर ऐसा ही पढ़ा रहे हैं मंडी में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। उन भोटों ने कभी काम ही नहीं किया इस चीजों पर, करे प्रैक्टिकल तब तो पता चले। P680 से लेके आप लाइट कोई भी लाइट देना स्टार्ट करो, P680 से स्टार्ट किए तो अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो, आप ना लाइट की वेवलेंथ 400 से देना स्टार्ट करो, 400 दिया, फोटो सिस्टम 1 वर्क नहीं कर रहा है। 400 से बढ़ाया, 2 स्टार्ट हो चुका है काम करना, कर रहा है 400 से बढ़ाते गए, कर रहा है 2 कर रहा है, और आप बढ़ाते बढ़ाते 680 तक पहुंच गए। अब क्या हुआ, फोटो सिस्टम मैक्सिममली वर्क कर रहा था, जैसे ही आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़े, फोटो सिस्टम 2 वर्क करना बंद कर देता है, फोटो सिस्टम 2 वर्क करना बंद कर देता है, वो लाइट का एब्जॉर्प्शन ही नहीं करता है। उसके बाद P680 के बाद जैसे ही आप वेवलेंथ बढ़ाते गए, तो आपने देखा फोटो सिस्टम 1 वर्क करना शुरू कर दिया, उसने लाइट का एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। और कब तक, जब आप लाइट को 700 तक बढ़ाए, यानी कि विजिबल वेवलेंथ में जब आप रहे। उसके बाद 700 से बढ़ाए, ऊपर गए, तो फिर ना 2 वर्क कर रहा है और ना ही 1 वर्क कर रहा है, क्योंकि 2 तो 680 पे ही रुक चुका था, फिर तो 680 पे ही रुक चुका था ना। अब यहां से कंसेप्ट निकाला पिक का, कि फोटो सिस्टम 2 पिक पर कब था, तो 680 पर था, और फोटो सिस्टम 1 पिक पर कब था, 700 पे था। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का ये रेंज किसका हो गया, P680 का, यानी कि फोटो सिस्टम 2 का, और यहां से लेके यहां तक ये रेंज किसका हो गया, फोटो सिस्टम 1 का। तो आपको रेंज क्यों पता होना चाहिए, दे देंगे जिस दिन क्वेश्चन में ना कि 682 वेवलेंथ पर कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिवेटेड है, लग जाएगा लंका आपका। कितनों के बाद समझ में आ गया, जल्दी याद करो, फिर आगे बढ़ेंगे। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या है। हाँ भाई, जिस लोगों ने पढ़ा ये कंसेप्ट आपको पहले से पता था, पता ना जरा, जिस भी लोगों ने पढ़ा, जहां पे भी मुंह मारा है पहले, बताओ। एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मुझे पता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, मुझे पता है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, 682 पे काम करते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। एग्जैक्ट 682 नहीं है, लेकिन उस रेंज का है, होशियार लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये कंसेप्ट था फोटो सिस्टम का। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक आपको क्या क्या समझ में आ गया, क्वांटासोम समझ में आ गया, फोटो सिस्टम समझ में आ गया। अब सनलाइट से रिलेटेड मैं 2 ग्राफ बताऊंगा आपको।
एक ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें भी आप अभी उल्टी करोगे, चिंता ना करो। अच्छा है कि यहां उल्टी कर लो, एग्जाम में मत करना। देखो अभी आप देखना क्या क्या बोलोगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम का मतलब तो क्या, ग्राफ, स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा जो पहले पढ़ा है, क्या वो ये बता सकता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? वो सब हमको पता है, आपको रटा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का जो मैचिंग होता है क्लोरोफिल ए और बी के साथ होता है, क्लोरोफिल ए के साथ एडजेक्ट लगभग मैचिंग हो जाता है, ये सब आपका रटा हुआ है। वो सब मैं पूछना ही नहीं चाह रहा हूँ, वो सब आपका रटा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सब। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही चीज है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर तुम बाद में किस बोलना, वेवलेंथ तुम बाद ऑफ में बोलना, पहले औरों को बोलने दो। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? अगर बोलना चाहेगा तो बोलो, नहीं तो फिर अति को मौका देते हैं। चलो ठीक है, हाँ बोलो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर ये है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अच्छा। पिगमेंट, और एक्शन स्पेक्ट्रम की किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मतलब फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा है। गलत। ऐसा आपने दिमाग लगा के बताया, किसी मास्टर ने बताया? नहीं, दिमाग लगा कर। तब तो कोई बात नहीं है, दिमाग लगाना सही है, गलत होगा तो हम उसको सुधारेंगे, मेरा काम है। बहुत बढ़िया, प्रयास किया बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ आपको एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अंतर क्या है। ध्यान से समझ देना, एकदम गौर से, एक ही बार में, एकदम घरेलू एग्जांपल दूंगा, एक बार में सटीक। एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम किसी भी प्रोसेस के लिए बनाया जाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी प्रोसेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ दैट चीज, उस चीज की जो रिक्वायरमेंट है, कम चीजों, वो चीज अगर कम है तो प्रोसेस का रेट कम रहेगा, ज्यादा है तो प्रोसेस का रेट ज्यादा होगा। तो वो चीज वो जिस मैटर की रिक्वायरमेंट है उस प्रोसेस को करने के लिए, उसके डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, डिफरेंट अमाउंट पर उस प्रोसेस का रेट डिफरेंट होता है। और अगर मैं उस अमाउंट का और उस प्रोसेस के रेट का, उस अमाउंट के उस थिंग्स के अमाउंट का, कंसंट्रेशन का और उस प्रोसेस के रेट का अगर मैं ग्राफिकल प्लॉट बनाऊं तो उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हुआ एक्शन स्पेक्ट्रम। अब समझना, किसी भी एक प्रोसेस को करने वाले डिफरेंट थिंग्स होते हैं। अपना ध्यान से, किसी भी एक प्रोसेस को करने वाले कई सारी चीजें हैं। अब उन सारी चीजों में से कौन उस प्रोसेस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या कौन उस प्रोसेस को किस तरह से प्रभावित करता है? ये बोलो कि कौन सा चीज कई सारी चीजें जो उस प्रोसेस को प्रभावित करती है, कौन सा चीज उस प्रोसेस को किस तरह से प्रभावित करता है? अगर मैं इस बातों के लिए ग्राफिकल प्लॉट करूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आ जाते हैं वो चीज और वो प्रोसेस, उन दोनों को आपके सामने रख देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सनलाइट एक ही चीज है, मतलब सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब सनलाइट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सनलाइट, सनलाइट में कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि सनलाइट के डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि सनलाइट का अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन, एक तरीके से मान सकते हो ना, सनलाइट के डिफरेंट वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट रेट को डिसाइड करते हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया एंजलमैन। याद आया? याद आया? तो अगर सनलाइट के डिफरेंट वेवलेंथ पर मैं एक ही प्रोसेस के डिफरेंट रेट को दिखा रहा हूं, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है रीवा, एक्शन या एब्जॉर्प्शन? एक्शन। अब आइए एब्जॉर्प्शन पर। अगर मैं कहूं, ये तो सत्य बात है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है रेट को, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब करने वाले कई सारे पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, कैरोटीनॉइड भी है, कैरोटीन में अलग अलग प्रकार का है,
और ये अलग अलग पिगमेंट सनलाइट को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लग जाऊं तो ये कौन सा ग्राफ है सृष्टि? सृष्टि राजेश्वरी बोलो। एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफरेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं। और मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितने लोगों को दोनों में डिफरेंस के लिए हाथ खड़ा कर दो, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडा, जल्दी से, जैसा 15 अगस्त को झंडा फड़ता है। हाँ, अगर डिफरेंस क्लियर है तो। राजेश्वरी नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार अब्जॉर्प्शन वाला बता दीजिए। एब्जॉर्प्शन, अगर मैं कहूं कि सनलाइट है, सनलाइट को सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक तरीके से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, चाहे क्लोरोफिल हो, बियोकैरोटीन हो, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं, और इसका मैं अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आया? यस। और अब मैं आपको बताता हूं एक टेक्निक, और वो टेक्निक क्या है उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वो टेक्निक में क्यों बता रहा हूं, और ये एनसीईआरटी में इसका चर्चा है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे तो एक टेक्निक होगा, फोटो क्रोमेटोग्राफी। फोटो क्रोमेटोग्राफी, कोई बच्चा बताए ये क्या होता है? फोटो क्रोमेटोग्राफी, और उससे हम तैयार करते हैं फोटो क्रोमेटोग्राम। ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर कितना पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको 210 पे। अरे नॉट फोटो, पेपर, पेपर, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अभी टेक्निक बताऊंगा तो अपने आप सही हो जाता है। पेपर, हाँ, कोई बताइए पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? आपने पढ़ा पहले भी एनसीईआरटी, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? नहीं बताया? हाँ भाई बताओ, लास्ट ईयर पढ़े हो तो। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसको हम यहाँ पे क्यों ला रहे हैं इस चर्चा में? जब मैंने समझा दिया एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्यों लाया मैंने? आज समझाता हूँ मैं, कोई नहीं, आज मैं समझाता हूँ। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं तो वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा, ठीक है? और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका दुर्भाग्य था कि आप नहीं पढ़े, ठीक है? तो अगर आप पढ़ेंगे आगे भी, अगर हो सकता है बोटनी लेके कोई बच्चा आगे बढ़े तो उनको कॉलेज में करने का मौका मिलेगा, वो भी अच्छे कॉलेज में ही केवल, ठीक है? हर जगह मौका नहीं मिलता है। तो आपके कॉलेजेस में एक पिस्टल टाइप का, पिस्टल में वो वाला पिस्टल नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब कि चीजों को चूरने वाला टाइप का एक मशीन होता है, मतलब कि जैसा मिक्सी होता है ना उसी टाइप का होता है वहां पे, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं कि प्लांट के लीफ को क्या करते हैं, चूर चार देते हैं, पूरी तरीके से चटनी टाइप का बना देते हैं, ठीक है? और फिर उसका थोड़ा सा पेस्ट, उसको गीला टाइप का हो जाता है, पेस्ट टाइप का, उसको क्या करते हैं, एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, वो पेपर उसी टाइप का होता है जैसा आपका टिश्यू पेपर आपको मिलता है रेस्टोरेंट में। टिश्यू पेपर ही नहीं होता, उस टाइप का होता है, अलग खास प्रकार का पेपर होता है, ठीक है? तो उस पे फिर उसका एकदम इस टाइप से टिक्का लगा दे रहे हैं, टिक्का टाइप का ऐसे उठाया और उस पर टिक्का लगा दिया, ठीक है? उसको उसको थोड़ा सूखने दे देते हैं, ठीक है? सूखने दे देते हैं तो उस पर वो पूरी तरीके से वहां पे क्या हो जाता है, क्लियर बन जाता है। अब उस पेपर पर हम डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को गिरा के एब्जॉर्प्शन को स्टडी करते हैं, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाते हैं। आज तो मैं आपको कॉपी पर डायरेक्ट बनाऊंगा, आपकी एनसीईआरटी पे डायरेक्ट बना हुआ है, लेकिन उस ग्राफ को बनाने के लिए किसी साइंटिस्ट ने लैब में बैठ के पहले ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक बार नहीं कई बार, और तब जाके वो ग्राफ आपको पढ़ाया जाता है। और यही चीज आपको 11वीं क्लास के प्रैक्टिकल में आपके सिलेबस में है, लेकिन आपका स्कूल आपको नहीं कराता है, 50 लेके नंबर दे देता है, और आप भी उसको 50 दे देते हो क्योंकि आपको भी करने में मन नहीं लगता है, ठीक है? तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम कैसे पता करेंगे कि डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है डिफरेंटली और प्रोसेस को डिफरेंटली इफेक्ट कर रहा है, या फिर एक्शन स्पेक्ट्रम भी इससे कैसे ड्रॉ करेंगे?
वो सब प्रैक्टिकल का पार्ट है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। समझने वाले लोग को इंटरेस्ट जाग गया होगा ये एक्सपेरिमेंट करने का, बहुत बारीकी से और बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड दिया है, पूछा जाए कि इससे क्या पता चलता है, तो आप बोलोगे इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो कौन सा पिगमेंट, सबसे पहली बात, कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये बात पता लगाने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ये कैसे पता चलता है, सुनना। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो भी पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, और जो रिफ्लेक्ट हुई है वो दिखेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट आपके तरफ ही होगी जिधर से आप सनलाइट डाले हो। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप मिक्स लाइट डालोगे तो मिक्स लाइट क्या विजिबल वेवलेंथ है, उसमें सारे कलर हैं, ठीक है। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गया मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो समझ लेना उस पिगमेंट ने उस लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। आपने पता लगा लिया, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले लाइट को ऑब्जर्व करता है और पर्टिकुलर को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरीके से ये पता किया गया है कि क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और बी अलग अलग है, फिर कैरोटीनॉइड में अलग अलग है, कौन किस लाइट को, मतलब कौन किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ऐसा है कि रिफ्लेक्ट जिसको करता है वही कलर आपको दिखेगा, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी पिगमेंट का कलर, जिस भी कलर का वो दिख रहा है, वो पर्टिकुलर कलर पिगमेंट का रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से है या एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से। दिमाग लगा के बताना, जो भी बताओगे। जो भी पर्टिकुलर पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन दिखता है या ब्राइट ब्लू दिखता है, कैरोटीनॉइड येलो और ऑरेंज वगैरह डिफरेंट, तो जो भी पिगमेंट जिस कलर का दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है उस कलर का, या एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है उस कलर का। एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट। और कोई बताओ। और जवाब है रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। जो लाइट उस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस लाइट को उसने एब्जॉर्ब करके इंटरनल कुछ प्रोसेस चलाने के लिए एब्जॉर्ब किया, उस लाइट एनर्जी का कुछ काम में यूटिलाइज करेगा वो। और अगर वो लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है तो वो लाइट एनर्जी बस वहां पे जाके कंजर्व हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो लाइट जब एब्जॉर्ब हो गया तो कलर कहां से दिख जाएगा भैया? कलर तो लाइट का होता है, कलर तो लाइट का होता है। जो आपको दिखता है पिगमेंट इस कलर का है, वो एक्चुअल में लाइट की वजह से दिखता है। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन कलर का है वो एक्चुअल में ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि ग्रीन वाली जो वेवलेंथ है वो एग्जैक्टली 400 से 700 के एग्जैक्ट बीच में लगभग, तो वो उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्चुअली पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, और आपको वही कलर दिखता है ग्रीन। अब समझ में आया क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिखता है, ग्रीन कलर का क्यों? और यही केस है कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड मोस्टली येलो या ऑरेंज टाइप का दिखता है, येलो टू ऑरेंज। वो एक्चुअली येलो या ऑरेंज वाले रेंज में क्या करता है, उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो उस कलर का दिखता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी पर्टिकुलर पिगमेंट, हालांकि इसमें और भी कई सारी बातें हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया पिगमेंट किस कलर का दिखता है, वो उस कलर का दिखता है वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बात पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है, यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी मेनली हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाने में हेल्प करता है, ये टेक्निक। और जो वो जो पेपर पे तैयार किए ना, जो बनाए टिक्का लगा के, उसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राम। ग्राम, वो जो पेपर बना तैयार हुआ जिसको आप लाइट ऑब्जर्व करा के देखोगे वो है ग्राम, और जो टेक्निक है वो है ग्राफी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कितना हो गया तक सारी बात क्लियर, हाथ खड़ा कर जल्दी से। फिर हम चलेंगे डायरेक्ट उस ग्राफ पे, और ग्राफ को मैं एकदम आराम से समझा दूंगा, और ग्राफ को समझाने के लिए मैं आपको समझाने के बाद एक ट्रिक भी दूंगा, जीवन भर भूलोगे नहीं।
लेकिन हाँ ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट रटने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट तो आप कई सारी चीजें रटे हुए हो, यकीन मानो वो सारी चीजें उल्टी करने वाली है, उल्टी कर दो यहीं पे, इधर ही एग्जाम में करोगे नुकसान। चलो देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अरे फोटो सिस्टम 1 और 2 के बारे में एक बात तो बताना ही भूल गए, रुको 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 रुको, यही तो क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में बार बार। हाँ, फोटो सिस्टम 1 और 2 मिलता कहाँ है, सुनना ध्यान से। दोनों ही मिलता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ये मान लो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, सुनना ध्यान से। आपको पता है कि थाइलेक्वाइड मिल मिलकर गिरेना बनाता है कि नहीं बनाता है, ये थाइलेक्वाइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है कि नहीं, और उसको जोड़ता भी है कौन, स्टोमा लैमेली, मिलता है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ फोटो सिस्टम 1 मिलता है और कहाँ 2 मिलता है, और इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आप अक्सर एग्जाम में भूल जाते हो। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 उस जगह पर मिलेगा जहां पर एप्रेस्ड पार्ट होगा, दबा हुआ पार्ट होगा। जैसे ये यहां मिलेगा 2, 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 यहां मिलेगा 2। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में जहां जहां दबा हुआ हिस्सा है, एप्रेस्ड पार्ट है, वहां 2 मिलता है, और जहां जहां नॉन एप्रेस्ड पार्ट है वहां वहां 1 मिलता है। जैसे ये देखो, ये दबा हुआ हिस्सा नहीं है ना, ये दबा हुआ हिस्सा नहीं है ना, उधर किनारा वाला है इसलिए ये दबा हुआ हिस्सा नहीं है, ये दबा हुआ हिस्सा नहीं है, ये इधर दबा हुआ हिस्सा नहीं है, यहाँ 1 मिलेगा, 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 यहाँ 1 मिलेगा। यानी कि फोटो सिस्टम 1 मिलता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, और 2 मिलता है एप्रेस्ड पार्ट में, 2 मिलता है एप्रेस्ड पार्ट में थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये तो हुआ किसकी, ग्रेना थाइलेक्वाइड, जो ये वाला थाइलेक्वाइड था, ये वाला। अगर ऐसा है कि फोटो सिस्टम 1 मिलता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में और 2 मिलता है एप्रेस्ड पार्ट में, तो कौन बच्चा ये बताना चाहेगा कि जो स्ट्रोमा लेमिली है, मतलब कि इंटरग्रेनम थाइलेक्वाइड, इसमें कौन सा फोटो सिस्टम मिलेगा, 1 2 दोनों या कोई सा भी नहीं? 1 रीजन, क्योंकि वो हमेशा नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, वो ऑलवेज नॉन अप्रेस्ड पार्ट ही है, वो हमेशा नॉन अप्रेस्ड पार्ट है। 1 1 1 1 1 1। और 2 वाले थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में कुछ पार्ट अप्रेस्ड है, कुछ पार्ट नॉन अप्रेस्ड है, तो उसमें दोनों ही मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो याद हो गया, बस ये बता दीजिए कि ये अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 1 मिलता है और 2 मिलता है, नॉन अप्रेस्ड में मिलता है 1 और अप्रेस्ड में मिलता है 2, इसको याद कैसे रहे? अगर ये याद रहेगा ना तो आप वो निकाल लोगे, स्टोमा लेवली में कौन मिलेगा, इंटरग्रेनम थाइलेक्वाइड में कौन मिलेगा। तो ट्रिक समझो, 1 क्या है, मिलता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, मतलब दबे हुए से में नहीं। जो लोग नंबर 1 रहते हैं ना वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, याद रखना, समझ में। 1 नंबर आदमी जो होता है ना वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, चाहे वो IAS हो या IPS हो, नेता मंत्री की ऐसी की तैसी वाट लगा देंगे, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, 1 नंबर आदमी। और जो 2 नंबर आदमी होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर का आदमी समझते हो, गाँव वगैरह में ये सब परिभाषा है। जो 2 नंबर आदमी होता है ना वो दबाव में काम करता है, उसकी वजह से रात के 2 बजे हिंदू धर्म में पेट्रोल डाल के एक रेप हुई बालिका को जलाना पड़ता है, दबाव में काम करना पड़ता है। अरे भौट, इतना पढ़ाई के लिए किया, फिर IAS बनने के लिए, DM बनने के लिए? अरे भौट, फिर काय पढ़ाई किया ही मंत्री टकला के अंदर में काम करने के लिए? तो फिर क्या फायदा? तो 2 नंबर आदमी हो जाओ, तुमको 2 नंबर का दर्जा मिला है, यानी कि 2 नंबर दबे हुए में मिलेगा और 1 नंबर हमेशा नॉन अप्रेस्ड में मिलेगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ये ट्रिक आपको कई सारे PYQ सॉल्व करा देगा, सच बता रहा हूँ। PYQ में भरे पड़े हैं, कहाँ पे अप्रेस्ड में कौन सा, नॉन अप्रेस्ड में कौन सा, फोटो 1 कहाँ मिलेगा, 2 कहाँ मिलेगा, स्टोमा लेवली में कहाँ क्या मिलेगा, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन लिखा मतलब ओवरऑल थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन हो गया, चाहे वो ग्रेनम हो इंटरग्रेनम हो, ये भी तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ही है, ये भी तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ही है। ये जो है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये सब थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ग्रेना बनाया, तो सब ये भी तो थाइलेक्वाइड ही है, इंटरग्रेनम थाइलेक्वाइड है, ठीक है। तो ऐसे थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन बोले तो ओवरऑल 1 2 दोनों। अगर बोलते हैं कि इस वाले में इंट्राग्रेनम थाइलेक्वाइड में, इंट्राग्रेनम थाइलेक्वाइड बोलते तो 1 2 दोनों, इंटरग्रेनम थाइलेक्वाइड बोलते तब केवल 1, ठीक है। अब आप ये सारी बातें अब अपने नोटबुक में एक बार देख लो और उसके बाद मैं आपको ग्राफ पे चलता हूं डायरेक्ट।
हाँ, तो ये बातें आप ये फोटो सिस्टम 1 और 2 का पढ़ लेना, वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। भैया नोट्स बड़ा मेहनत से मैंने बनवाया है, वही पढ़ो जो नोट्स में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे लंका लगेगा आपका। यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ देखिए लिखा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन है अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। मतलब कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को डिफरेंटली ऑब्जर्व करता है। अब आइए इस ग्राफ को समझाते हैं। अब आप देखिए इस ग्राफ में 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जिक्र किया गया है, दिख रहा है सभी को? इस ग्राफ में 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जिक्र किया गया है, आपको दिख रहा होगा। एक है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी और एक है कैरोटीनॉइड। अब अगर मैं एक ही ग्राफ में 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जिक्र कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा ग्राफ है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब आइए मैं इस ग्राफ को समझाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ आइए अब मैं इस ग्राफ को समझाता हूं। अब गौर से देखना, पहले क्लोरोफिल ए को देखो। क्लोरोफिल ए रेड वाला कर्व है। अब गौर से देखो, यानी इस वाले रीजन में 400 से 700 रीजन में उन्होंने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया है, लेकिन डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट और अलग अलग पिगमेंट अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन किया। अब देखो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 400 पर जितना पिगमेंट किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, उससे बढ़ता जा रहा है। जब वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। वो ब्लू रीजन में आके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया। फिर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ाते गए लाइट का, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एकदम शार्पली एब्जॉर्प्शन रेट घटता गया और ग्रीन और येलो में तो पूरी तरीके से घट गया। ग्रीन और येलो में पूरी, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता भी है, ग्रीन येलो में पूरी तरीके से घट गया। अब आप देखो कि फिर जब आप वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, येलो से और पार करके ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, तो अब ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। जब आप रेड की तरफ पहुंचे तो एब्जॉर्प्शन बहुत पहुंच गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन ब्लू से ज्यादा नहीं है। आप गौर करो, ब्लू रीजन में इससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। गौर हुआ? ब्लू में से ज्यादा है। अब जब आप और बढ़ाए, मतलब कि रेड के बाद जब आप आगे गए तो फिर घटने लगा एब्जॉर्प्शन। ये तो हुआ किसका? रेड का, क्लोरोफिल ए का। मतलब कि ब्लू और रेड रीजन में ये अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और वो भी ज्यादा कहाँ? ब्लू में, और उससे कम रेड में, और सबसे कम कहाँ? ग्रीन में, उससे कम कहाँ? येलो में। यानी कि येलो ग्रीन में सबसे कम, और रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ब्लू में, और सबसे कम ग्रीन में। ठीक है। अब आ जाए क्लोरोफिल बी का, उसका भी लगभग सेम कहानी है, बस एक चीज उल्टा है। देखो इसने भी 400 से बढ़ा तो बढ़ता जा रहा है। ब्लू रीजन में आए तो ब्लू रीजन में आने के बाद एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा, और ये ज्यादा उसके ज्यादा से भी ज्यादा है। किसके ज्यादा? क्लोरोफिल ए के ज्यादा है। दिख रहा होगा आपको दिख भी रहा होगा। फिर घटता गया, और यहाँ पर ये ग्रीन और येलो रीजन में थोड़ा सा रेड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाया। आप देख रहे हो ग्राफ ऊपर से गया है, ज्यादा दिखाया है। उसके बाद फिर आप वेवलेंथ बढ़ाते गए तो ब्लू का जो क्लोरोफिल बी है उसका खुद का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? बढ़ता गया। फिर रेड रीजन में काफी बड़ा, लेकिन ये क्लोरोफिल ए के तुलना में कम ही रहा है। और इधर आ गया। यानी कि आप कहेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही रेड और ब्लू रीजन में अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं दोनों, लेकिन क्लोरोफिल बी ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाता है एज कंपेयर टू रेड रीजन, और वो ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए के तुलना में भी ज्यादा दिखाता है। यानी कि क्लोरोफिल बी अपने खुद के एब्जॉर्प्शन जो रेट है, उसका एब्जॉर्प्शन जो लिमिट है, वो अपने खुद में ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा है, रेड से भी ज्यादा, और वो ब्लू रीजन में जो भी पिगमेंट एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, कैरोटीनॉइड हो या क्लोरोफिल ए हो, उससे भी ज्यादा दिखा रहा है। यानी कि ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का चलेगा, और इसका ट्रिक है बी में बी का ही चलेगा। समझ रहे हो? कितने लोग समझ गए ट्रिक? हाथ खड़ा करो। कितने लोग समझ गए? बी में बी का ही चलेगा। और अगर ये ट्रिक आपको पता चल गया तो फिर कुछ दूसरा ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अगर बी में बी का ही चलेगा तो आर में किसका चलेगा? आर में ए का चलेगा, क्योंकि ए और बी का ही चलता है, क्योंकि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ही है, ए और बी का ही चलता है। आ जाओ, अब देखो कि ए रेड रीजन में दोनों क्लोरोफिल ए और बी दोनों ने एब्जॉर्प्शन दिखाया है, लेकिन रेड ने ज्यादा दिखाया है,
और रेड ने जो ये एब्जॉर्प्शन दिखाया है अपने खुद के ब्लू रीजन से ज्यादा दिखाया है, और क्लोरोफिल बी के तुलना में भी ज्यादा दिखाया है। कितनों को बात पल्ले पड़ गई, याद करो, कितनों को बात पल्ले पड़ गई? पड़ गई। अब आते हैं कैरेटिनाइड पर। कैरेटिनाइड का तो अलग ही कहानी है। कैरेटिनाइड किस कलर का होता है? तो कैरेटिनाइड येलो टू ऑरेंज होता है, और ये येलो टू ऑरेंज इसलिए होता है क्योंकि उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये भी क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, कैरेटिनाइड के कलर के लिए और भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये किस पर्टिकुलर कलर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है। सुन लेना कान खोल के, ब्लू रीजन में ये भी अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए और बी के तुलना में कम ही है। फिर ये ब्लू से ग्रीन में आके घटता है, और ग्रीन में घटने के बाद ग्रीन और येलो के बीच में फिर अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और फिर येलो रीजन में तो शार्पली घटता है, और फिर ये पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है। यानी कि कैरेटिनाइड ब्लू रीजन और ग्रीन रीजन में, ग्रीन टू येलो के बीच में बोलो, उस वेवलेंथ में ये अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और बाकी रीजन में ये पुअर एब्जॉर्प्शन दिखाता है, और सबसे पुअर एब्जॉर्प्शन येलो से लेकर रेड तक में दिखाता है। और कैरेटिनाइड ऐसा नहीं है कि लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है, करता है। आपके सामने ग्राफ है, अब आप इस ग्राफ को एक बार दिमाग में एडजस्ट कर लो। ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मैं अगला मीटिंग 10 मिनट के लिए लूंगा, एक्शन स्पेक्ट्रम बता के जाऊंगा, बता चुका हूं पहले ही, मगर उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करना है, और वो मैं करके जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही क्या स्टार्ट करूंगा? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए इसको आप जल्दी से देख लीजिए, और जो भी डाउट है मैं अगले मीटिंग में ले लूंगा। आप एक बार इसके नीचे के सारे लाइन को पढ़ लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाए। ये सारे लाइन को पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग।